चैनल मेडिकल एंड नर्सिस सब। आज की क्लास है हमारी NHM GNM ANM बेस्ड क्वेश्चंस पेपर को लेके, जिनका भी जो 31 अगस्त को MP NHM का पेपर हो चुका है, उनकी 5 सितंबर को ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। पेपर एज ऑन आप लोगों के जो कमेंट्स आए, जो मैसेज आए, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबका कहना है कि पेपर बहुत ईजी आया था। तो आई होप कि जिनका भी अब अपकमिंग टाइम में राजस्थान में GNM और ANM का पेपर, उनका भी बहुत ही अच्छा पेपर आए। और जो भी लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं NHM GNM या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। साथ ही साथ जो भी लोग UPPSC का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी प्रीओ मेंस कर दिया है। नॉरसेट का भी इसी मंथ एग्ज़ाम होने वाला है। नॉरसेट वालों के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि आज ऑलरेडी 2 सितंबर हो गया है। आपका 17 को एग्ज़ाम है प्री। यदि प्री में क्वालिफाई होके आप आगे जाएंगे तो फिर आपका होगा मेंस। तो इसी तरीके से UPPSC में भी कर दिया है। दोनों जगह जो अब UPPSC और नॉरसेट में एग्ज़ाम होना है, प्री और मेंस करके एग्ज़ाम होना है, ताकि 50% तक कैंडिडेट तो यहीं से है जो आधे हैं जो अलग हो जाएंगे, जिनके मार्क्स कम आएंगे। पासिंग क्राइटेरिया अलग दे रखा है। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको वो ये रहा। तो आज की क्लास ऑल ओवर सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप कोई सा भी नर्सिंग एग्ज़ाम दे रहे हो। पहला क्वेश्चन है अपीयरेंस ऑफ बर्टन्स लाइन इन लीड पॉइजनिंग। तो यदि लीड ओवरडोज होता है, लीड की पॉइजनिंग होती है, तो बर्टन्स लाइन देखने को मिलेगी। बर्टन्स लाइन यह जो क्या है, कहाँ देखने को मिलेगी? पेल पिंकिश गम्स, ग्रीनिश कोटिंग ऑन गम्स, ब्राउन स्टेन ऑन टीथ, या फिर ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन द गम्स। तो जो बर्टन्स लाइन है कहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये होगी किससे? यदि लीड है जो आपकी बॉडी में ओवरडोज हो जाता है या फिर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो कहाँ देखने को मिलेगी? ये मिलेगी आपके गम्स में देखने को। कहाँ पर? गम्स, जो आपके मसूड़े हैं। और किस तरीके की होगी? ब्लूइश पर्पल टाइप की, मतलब डार्क ब्लू लेकिन पर्पलिश टाइप की। तो ये कहलाएगी बर्टन लाइन। ये रही यहाँ पर। तो बर्टन लाइन कहाँ पे देखने को मिलेगी? गम्स के ऊपर। और कैसी होगी? ब्लूइश पर्पल टाइप की। तो यहाँ पर जो बर्टन लाइन है और बर्टन्स लाइन है, इसके अकॉर्डिंग जो आपके मसूड़े हैं, आपके गम्स हैं, वहाँ पर लीड क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा। क्या होगा? लीड एक्यूमुलेट होगा। और इनकेस लीड ज़्यादा ओवरडोज हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए, तो बहुत ही थिन, मतलब बहुत ज़्यादा पतली लेकिन ब्लैक ब्लू टाइप की लाइन होगी, जो कि विजिबल होगी गम्स के यहाँ पर। वो क्या कहलाएगी? बर्टन्स लाइन। और यहाँ पर बर्टन्स लाइन कब देखने को मिलेगी? जब लीड ओवरडोज आपकी बॉडी में हो जाए या फिर लीड की पॉइजनिंग हो जाए, तब। नेक्स्ट इज बेगोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ। तो बेगोसिस कैसे होगा? किसको क्या आप खा जाएंगे जिससे होगा, या फिर किसके कारण होगा इनहेल करने से? जूट डस्ट, शुगर कैन डस्ट, कॉटन डस्ट, या फिर कोल डस्ट। तो बेगोसिस होगा कैसे? किसको इनहेल करने के कारण होगा? तो बेगोसिस होगा यदि आप शुगर कैन, जो गन्ने हैं, उनकी डस्ट क्या कर जाए? इनहेल कर जाए, तो उसके कारण होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? शुगर कैन डस्ट। और जो भी चीज़ आप इनहेल करते हैं उसके कारण आपके सबसे पहले लंग्स अफेक्ट होंगे। तो बेगोसिस किससे होगा? शुगर कैन डस्ट को इनहेल करने के कारण। टनल विजन इन सीन इन विच कंडीशन। टनल विजन किस केस में देखने को मिलेगा? मतलब कि नलीन दृष्टि दोष। जो आप एक पाइप देखेंगे, तो यदि आपको चारों तरफ का ना देख के जो ओनली सामने जो चीज़ें हैं, जो कि एक टनल की तरह आप देख सकते हैं, तो वो यहाँ पर किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? ग्लूकोमा में, कैटरैक्ट में, GERD में, कि ट्रोकोमा में? तो ग्लूकोमा, कैटरैक्ट और ट्रोकोमा, तीनों क्या है? आइस से रिलेट करती हुई डिसीज़ हैं। अब यहाँ पर जो टनल विजन है देखने को मिलेगा किसमें? ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो आपका प्रेशर है, आँखों का जो प्रेशर है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है, वो बढ़ा हुआ रहेगा, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाती है, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो अभी टनल विजन देखने को किस तरीके से होगा? देखिए यहाँ पर आपको ओनली जो सामने चीज़ें हैं वो बस दिखाई देंगी। आपकी जो आप कोई भी टनल ले लीजिए, फिर एक पाइप से आइटम लीजिए और उससे देखिए, जो आपको सामने का दिखेगा वो बस होगा। तो यहाँ पर ग्लूकोमा में क्या है? आपका विजन लॉस होने के चांसेस भी रहेंगे।
और ये टनल विज़न का मतलब है कि आपकी जो आँखें हैं इस तरीके से हो जाएंगी कि आपको ओनली अपने सामने की जो चीज़ है वो एक एज एन टनल के तौर पर जो सामने वो बस दिखेगा, चारों तरफ की चीज़ें आपको बिल्कुल ब्लर्ड होंगी या फिर धुंधली होंगी। तो यहाँ पर टनल विज़न का जो मेन रीज़न है, इसका दूसरा रीज़न है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोमा है जो कॉमन है। टनल विज़न का जो कॉमन कॉज है वो क्या है, वो ग्लूकोमा, लेकिन इसका दूसरा कॉज भी क्या होता है, रेटिनाइटिस। क्या है, रेटिनाइटिस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, टनल विज़न इट इज़ सीन इन विच कंडीशन, ग्लूकोमा, या फिर ग्लूकोमा की जगह आपको एग्जाम में ऑप्शन में क्या मिल जाए देखने को, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नर्सिंग का फेमस क्वेश्चन MSN में से जो आता है वो है बफेलो हम्प इज सीन इन विच डिसीज। बफेलो हम्प किस डिसीज में देखने को मिलेगा, कुशिंग सिंड्रोम, सिफिलिस, लॉर्डोसिस या फिर काइफोसिस में। तो किस डिसीज में बफेलो हम्प देखने को मिलेगा, तो वो होगा आपका क्या, कुशिंग सिंड्रोम। जो भैंस के ऊपर जो कुबड़ टाइप से रहेगी वो यहाँ पर वही, उसी को हम्प नाम यूज़ किया गया है, और ये देखने को मिलेगा किसमें, कुशिंग सिंड्रोम में। यहाँ पर होगा क्या कि जो राउंड, जो फुल ब्लाउन टाइप का एक जो राउंड है यहाँ पर शेप देखने को मिल रहा है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस शेप के लिए क्या कहा गया, और ये किसका है, इसमें भरा हुआ है फैट, फैट पैड है एक तरीके से, इसमें क्या है, फैट भरा हुआ है। इसको या तो आप क्या कह सकते हैं, फैट पैड है जो कि आपकी नेक के ऊपर रहेगा, बेस ऑफ द योर नेक, और यहाँ पे आप इसको बफेलो हम्प भी कह सकते हैं। और ये देखने को मिलेगा किसमें, कुशिंग सिंड्रोम में। इसमें कुशिंग सिंड्रोम में। कुशिंग सिंड्रोम होगा कब, जब आपकी बॉडी में या तो आपकी बॉडी खुद बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल आप खा लें, या फिर आप खाते खाते आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाए, तब क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम। और इसको कहा जाता है हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। क्या है, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। और इसके कारण जो प्रॉब्लम होगी वो क्या कहलाएगी, कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट इज क्यूलिन साइन इज सीन इन। क्यूलिन साइन आता है, एक आता है ग्रे टर्नर साइन, दूसरा होता है क्यूलिन साइन। तो ये किस में देखने को मिलेगा, ऊफोराइटिस में, पैंक्रेटाइटिस में, जिंजिवाइटिस में या फिर लेरेंजाइटिस में। क्यूलिन साइन किस में देखने को मिलेंगे, क्यूलिन साइन देखने को मिलते हैं पैंक्रेटाइटिस में। किस में, पैंक्रेटाइटिस में। इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्यूलिन और ग्रे टर्नर साइन दोनों देखने को मिलते हैं पैंक्रेटाइटिस में। यहाँ पर क्या होगा, ब्रशिंग होगा, एडिमा होगा, कहाँ पर, सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू हैं जो पैंक्रियाज की जो ऊपरी वाला हिस्सा है वहाँ पर। तो यहाँ पर अम्लाइकल रीजन के यहाँ पे यदि देखने को मिलेगा तो वह क्यूलिन, और यदि इसी तरीके का साइन आपको साइड में देखने को मिलेगा तो वो कहलाता है ग्रे टर्नर साइन। क्या है, ग्रे टर्नर साइन देखने को मिलता है पैंक्रेटाइटिस में, मतलब कि पैंक्रियाज में होने वाले इन्फेक्शन के कारण। पैंक्रियाज से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि पैंक्रियाज एंडोक्राइन एक्सोक्राइन है, कौन से हार्मोन रिलीज करती है, कौन से एंजाइम रिलीज करेगी और ये कैसे काम करेगी। इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन्स आर कवर्ड एक्सेप्ट। मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन को कवर किया गया है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है आपको डिप्थीरिया, वुफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस या फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन। मिशन इंद्रधनुष में जो वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं है नाउअडेज वो न्यूमोकोकल वैक्सीन और पीसीवी वैक्सीन। कौन सी, पीसीवी और न्यूमोकोकल वैक्सीन। अब जो वैक्सीन ऐड हैं, मिशन इंद्रधनुष का एक ही एम था कि 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को फुली इम्यूनाइज करवाना, 2 साल के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़। तो यहाँ पर पहले 7 वैक्सीन इंक्लूडेड थी, कितनी, 7 वैक्सीन को इंक्लूड किया गया था। जैसे इंद्रधनुष जो रेनबो है उसके 7 कलर होते हैं, वैसे ही 7 कलर ऑफ वैक्सीन थी यहाँ पे, जिसमें जो पहले 7 थी बट नाउअडेज 11 हो गई हैं। तो पहले 7 कौन कौन सी थी, डिप्थीरिया, वुफिंग कफ, टिटनस मतलब डीपीटी, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी। तो ये 7 टारगेटेड डिसीज़ के लिए वैक्सीन थी। मिशन इंद्रधनुष के जो 7 कलर हैं तो 7 वैक्सीन थी प्रिवेंटेबल डिसीज़ के लिए। फिर यहाँ पर 4 वैक्सीन को और ऐड किया गया आफ्टर दैट, तो जिसमें रोटा वायरस जो कि डायरिया के लिए है, मीजल्स, रूबेला, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस और आईपीवी वैक्सीन को ऐड है जो किया गया था। तो जब ये वैक्सीन यहाँ पे ऐड हुई, रोटा वायरस, मीजल्स, रूबेला में एमआर हो गई, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस और आईपीवी,
टोटल मिला के नाउअडेज 11 वैक्सीन्स को यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष के तहत लाया गया है, जो कि डिसीज़ को प्रिवेंटेबल वैक्सीन है। क्लियर। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टीथ फर्स्ट ऑफ ऑल इरप्टेड इन बेबी आर। तो जो पहले टीथ हैं बच्चों के, फर्स्ट जो टीथ का इरप्शन है कौन से टीथ का होगा? लोअर सेंट्रल इंसीजर, लोअर लेटरल इंसीजर, अपर सेंट्रल इंसीजर या फिर अपर लेटरल इंसीजर। कौन से दांत हैं बच्चों में सबसे पहले आएंगे? सबसे पहले आने वाले दांत होंगे बच्चों के लोअर सेंट्रल इंसीजर। कौन से? लोअर सेंट्रल आते हैं, लोअर सेंट्रल इंसीजर, जो कि कब आते हैं? 6 से 8 महीने की एज में बच्चों में आने लगते हैं। बट नाउअडेज आप 10 बच्चों को देखिए 6 से 8 महीने की एज ग्रुप के बच्चे, तो उनमें से 3 या 4 बच्चों के दांत आएंगे 6 से 8 महीने की एज में। टूथ डिलेइंग मतलब बच्चा इवन 1 साल तक का हो रहा है तब बच्चों में फर्स्ट इरप्शन ऑफ टीथ देखने को मिल रहा है। इसको हम डिले डेवलपमेंट नहीं कह सकते, टूथ का डिले कह सकते हैं। बाकी बच्चे की हेल्थ हाइट ग्रोथ सब हो रही है, लेकिन नाउअडेज आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि यदि आपको आपके आस पड़ोस कहीं पे भी 10 बच्चे मिलते हैं, 10 में से 4 बच्चों के दांत ही सही टाइम पे आ रहे हैं, बाकी सभी के डिले आ रहे हैं। तो यहाँ पर एज एन एग्जाम पर्पज से हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो इरप्टेड टीथ है बच्चों में वो होते हैं नीचे के दांत, जिसको हम कहेंगे होते हैं लोअर सेंट्रल इंसीजर। कौन से? लोअर सेंट्रल इंसीजर। और जो प्राइमरी टीथ होते हैं, कौन से? प्राइमरी टीथ 2 साल की एज तक पूरे हैं जो बच्चों में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर अब यदि हम बात करते हैं कि जो लोअर टीथ हो गए, कौन से? लोअर सेंट्रल इंसीजर हो गए, सबसे पहले आते हैं, जो कि यहाँ पे एज कंसीडर की जाती है 6 to 8 मंथ तक। कितनी? 6 से 8 महीने तक, 6 to 8 मंथ तक इसकी एज कंसीडर की जाती है। एंड देन आते हैं आपके अपर सेंट्रल इंसीजर। सबसे पहले लोअर सेंट्रल इंसीजर आते हैं, फिर उसके कुछ दिनों के बाद ही 8 से 12 महीने की एज में अपर सेंट्रल इंसीजर आते हैं। क्लियर है? फिर लेटरल अपर इंसीजर आएंगे। इस तरीके से पूरे दांत हैं जो निकलते हुए आएंगे। बट एग्जाम में आपको मेनली या तो प्राइमरी टीथ का इरप्शन पूछा जाता है। प्राइमरी टीथ का मतलब ऐसे दांत जो बच्चे की 6 से 7 साल की एज के बाद सेटिंग होने लगती, मतलब गिर के सीधे परमानेंट नए टीथ आना स्टार्ट होंगे वो। क्लियर है? नेक्स्ट इज एट विच एज नॉर्मली इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट इन अ बेबी। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि बच्चों के जो इरप्शन ऑफ टीथ है कब होने लगते हैं? ऑप्शन में 6 to 8 मंथ, 4 to 5 मंथ, 12 to 14 मंथ या फिर 8 to 10 मंथ। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस चीज़ पे नहीं जाना कि बच्चों के दांत डिले भी आ रहे हैं। आप एग्जाम में आपका एक ही आंसर कोई सही होगा और वो होगा 6 से 8 महीने की एज। कौन सी? 6 से 8 महीने की एज। और सबसे पहले जो दांत आएंगे वो होंगे लोअर सेंट्रल इंसीजर, नीचे के दांत। नेक्स्ट इज यहाँ पर 2 ऑप्शन इसलिए ऐड किए गए हैं इस क्वेश्चन में ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सीधा आपको आंसर पता रहे। नेक्स्ट है यहाँ पर इन फॉलोइंग विच ऑर्डर ऑफ इरप्शन ऑफ प्राइमरी टीथ इन अ बेबी इज करेक्ट। तो प्राइमरी टीथ का बच्चों में सही ऑर्डर क्या है, मतलब किस एज में प्राइमरी टीथ प्रॉपर एज एन ऑर्डर वाइज आएंगे? लोअर सेंट्रल इंसीजर, अपर सेंट्रल इंसीजर, फिर लेटरल इंसीजर, फर्स्ट मोलार टीथ और कैनाइन टीथ। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आपका आंसर होगा पहले लोअर सेंट्रल इंसीजर आते हैं 6 से 8 महीने में, फिर अपर सेंट्रल इंसीजर आएंगे। कौन से? अपर सेंट्रल इंसीजर, फिर लेटरल इंसीजर, फिर फर्स्ट मोलार टीथ और फिर कैनाइन टीथ। अकॉर्डिंग टू दैट इमेज के आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि पहले कौन से दांत आ रहे हैं? पहले आ रहे हैं लोअर सेंट्रल इंसीजर। कौन से? लोअर सेंट्रल इंसीजर, जो कि 6 से 8 महीने या फिर 6 से 10 महीने की एज में आ जाएंगे। फिर आएगा अपर सेंट्रल इंसीजर। कौन से? अपर सेंट्रल इंसीजर। फिर आपका आएगा लेटरल इंसीजर। कौन सा? लेटरल इंसीजर। फिर फर्स्ट मोलार टीथ, फिर फर्स्ट मोलार टीथ। नेक्स्ट होगा आपका कैनाइन टीथ। कौन सा? कैनाइन टीथ। तो यहाँ पर क्या हो गया? आपके दांतों के आने का क्रम हो गया, जो कि हम प्राइमरी टीथ कहेंगे। किस तरीके से आएंगे? पहले लोअर सेंट्रल इंसीजर, अपर सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर एंड देन आफ्टर द फर्स्ट मोलार और कैनाइन टीथ। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंटल माइलस्टोन, दैट इज
अचीव्ड बाय बेबी एट द एज ऑफ 9 मंथ्स। तो 9 महीने का बच्चा कौन सा डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव करेगा? ही कैन वॉक विदाउट सपोर्ट, ड्रिंकिंग विथ अ कप, रनिंग, स्टैंडिंग विथ सपोर्ट। 9 महीने के बच्चे की बात हो रही है। वॉक तो विदाउट सपोर्ट 1 साल में कर पाएगा, कप से पानी 1 साल के बाद ही पी पाएगा, रनिंग 2 साल में बच्चा प्रॉपर भागने लगता है। तो यहाँ पर जो चीज़ है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो कि 9 महीने की एज का होगा स्टैंडिंग विद द सपोर्ट। क्या है? स्टैंडिंग विद द सपोर्ट। दीवार पकड़ के, बेड पकड़ के, विंडो पकड़ के बच्चा खड़ा होना स्टार्ट करने लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर टू थ्राइव? तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है? चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, चाइल्ड इज अनेबल टू स्पीक, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश या रेट ऑफ हाइट गेन इज स्लगिश। तो क्या होगा? फेलियर टू थ्राइव। तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब होगा कि जब इनएडुकेट ग्रोथ हो। क्या हो? इनएडुकेट ग्रोथ हो। तो यहाँ पर जो इनएडुकेट ग्रोथ में होगा वो रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश, इट्स नोन एज द फेलियर टू थ्राइव। क्या है? फेलियर टू थ्राइव। इनएडुकेट ग्रोथ और द इनएबिलिटी टू मेंटेन द ग्रोथ और जनरली अर्ली चाइल्डहुड में होगा, जो कि अंडर न्यूट्रिशन के कारण, बायोलॉजिकल या फिर साइको सोशल डेवलपमेंट के कारण ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो फेलियर टू थ्राइव है जो यहाँ पे कभी भी अपने आप में डायग्नोस नहीं होता। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि मेरी हाइट कम है तो बच्चे की भी कम होगी, वेट को लेके भी होगा। तो यहाँ पर फेलियर टू थ्राइव का मतलब रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? तो टीबी का कौन सा सिम्टम नहीं है? ऑप्शन में कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, वेट गेन या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। कौन सा सिम्टम है जो टीबी का नहीं है? तो खांसी जो कि 3 हफ्ते से ज़्यादा की हो जाए तब टीबी को चेक करने के लिए कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस में बुखार हमेशा रात में आता है। कब आता है? फीवर है जो हमेशा रात में आता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा। एक यहाँ इसके प्राइमरी साइन है या फिर हम ये कह सकते हैं क्लिनिकल और प्राइमरी साइन दोनों हैं टीबी को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर जो होगा वेट गेन। ट्यूबरक्लोसिस आपने बहुत रेयर केस में देखा होगा कि जो हट्टे कट्टे लोग हैं उनको हुआ हो। दुबले पतले सिकुड़े से लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा टीबी होने का रिस्क रहेगा। जैसे बीपी बढ़ने की समस्या जो मोटे लोग हैं ओबीज हैं उनको होगा, वैसे ही टीबी के लिए इसका अपोजिट है। तो यहाँ पर वेट गेन होना टीबी का साइन नहीं है। जो अर्ली साइन होते हैं कि खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा की हो जाए, बुखार हमेशा रात में आना और बार बार निमोनिया होना जो कि एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं होगा। कुछ एडवांस साइन होंगे, रात में पसीना होगा, डायफोरेसिस जिसको हम कहेंगे, वेट लॉस होगा, फटीग होगी, रैसेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था कि कौन सा साइन है जो टीबी का नहीं है? तो होगा वेट गेन। क्लियर? टीबी होगी किससे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाइसे। डायग्नोस कैसे की जाएगी? जो माउंटेक्स टेस्ट और ट्यूबरक्लिन टेस्ट उससे या फिर चेस्ट एक्सरे से, स्पुटम कल्चर से, इनके थ्रू फाइंड आउट किया जाएगा कि टीबी का बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे आपको टीबी से क्वेश्चन आते हैं। अब जो माउंटेक्स और ट्यूबरक्लिन टेस्ट है इसमें कितनी पीपीडी इंजेक्ट की जाती है इंट्राडर्मल रूट से? तो होती है 5 ml। कितनी? 5। और यहाँ पर कितना इंड्यूरेशन होता है? तो होता है 10। सर्किल बना दिया जाता है पीपीडी इंजेक्ट करके 10 mm पे। यदि उसमें पूरे में रेडनेस आती है दैट मीन्स आप क्या है? टीबी पॉजिटिव। और कुछ भी नहीं होता मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन इज abnormal pregnancy in which the concepcious implants outside the uterine cavity, extra uterine cavity भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब ऐसी abnormal pregnancy, स्टार्टिंग में ही कहा है कि abnormal pregnancy जिसमें concepcious material है, जो इम्प्लांटेशन है कहाँ पे होता है? यूट्राइन कैविटी के बाहर। तो ये क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज है कि अबॉर्शन है? तो अबॉर्शन में तो कंसेप्शियस मटेरियल ही पूरा एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। एंटीपार्टम हेमरेज में ब्लीडिंग होगी, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। मोलार प्रेगनेंसी में है जो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे। इसमें एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा कुछ केस में। तो
तो आपको लगेगा प्रेग्नेंट है, बट ये फॉल्स प्रेगनेंसी में कंसीडर की जाएगी। अब यहाँ पर जब कॉन्सेप्सियस मटेरियल यूट्राइन कैविटी के बाहर एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटी में, मतलब यूट्रस की बजाय कहीं और, जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है उसकी जगह फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, सर्विक्स के यहाँ हो जाए, वेजाइना के यहाँ हो जाए, कहीं भी हो जाए, मोस्टली फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो इसके लिए ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कंफर्म कैसे होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं, तो कंफर्मेटरी टेस्ट यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें तो होगा अल्ट्रासोनोग्राफी, उससे बेस्ट पता चलेगा कि बच्चे की पोजीशन कहाँ पर है, बच्चे का जो फीटस उसका इम्प्लांटेशन कहाँ पे हुआ है। क्लियर। नॉर्मल प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन यहाँ पे होगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगा, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग है वहीं हो सकता है इम्प्लांटेशन हो जाए, तो ये ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहलाती है। नेक्स्ट इज मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट, तो मेट्रोनिडाजोल का यूज़ किसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए, डिसेंट्री के लिए, कोलेरा के लिए कि डायरिया के लिए। तो कोलेरा के लिए तो मेनली टेट्रासाइक्लिन यूज़ की जाती है, डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ की जाती है। मेट्रोनिडाजोल किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो मेट्रोनिडाजोल का मेन यूज़ होता है डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए, किसको, डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। दो यहाँ पर डिफरेंस एग्जाम में आते हैं कि जब यदि डायरिया है या डिसेंट्री तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो डायरिया में कभी भी फीकल मटेरियल के साथ ब्लड नहीं आता, लेकिन डिसेंट्री में फीकल मटेरियल के साथ, स्टूल के साथ ब्लड भी आएगा। एक क्लासिकल डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का। डायरिया में जो वॉल्यूम होगा फीकल मटेरियल का उसमें फ्लूइड ज़्यादा होगा, वॉल्यूमनस फ्लूइड फीकल मटेरियल होगा, लेकिन डिसेंट्री में स्कैंटी और स्टिकी फीकल मटेरियल देखने को मिलेगा, वॉल्यूम भी कम होगा इसका। लेकिन डायरिया में ब्लड कभी भी नहीं आता फीकल मटेरियल के साथ, जो कि डिसेंट्री में आता है। अब यहाँ पर जो भी लोग क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं मैं उनको बता दूं कि जो भी लोग MP ग्रुप 5 का पेपर दे रहे हो तो उनके लिए भी पेपर्स अवेलेबल हैं, सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप वो पेपर्स और सीरीज़ ले सकते हैं। आप कहीं का भी पेपर देते हो आपको हर एक जगह के पेपर हेल्पफुल होते हैं। चीज़ मैं कई बार रिपीट करती हूँ, आपको ये चीज़ इसलिए रिपीट की जाती है कि आप हमेशा एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बार जहाँ का भी पेपर देते हैं वो पेपर देख के आप ज़रूर जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट। क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन से टेस्ट इंक्लूड नहीं होंगे, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉइडल, अल्फा पीटोप्रोटीन, ह्यूमन ओनिक गोनाडोट्रोपिन या फिर इनहिबिन बी। क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो यहाँ पर जो इंक्लूडिंग नहीं होगा होगा इनहिबिन बी। क्या है, इनहिबिन बी। अब क्या क्या चीज़ें हैं क्वाड्रिपल का, क्वाड्री का मतलब होता है चार चीज़ें, चार वैल्यू। क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट में अल्फा पीटोप्रोटीन चेक किया जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉइड चेक किया जाएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन चेक किया जाएगा, डायमेरिक इनहिबिन ए चेक किया जाएगा, कौन सा, इनहिबिन ए। लेकिन जो यहाँ पे चेक नहीं होगा वो होगा इनहिबिन बी। तो क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट के क्वाड्र का मतलब होता है 4, तो यहाँ पे 4 चीज़ों की स्क्रीनिंग की जाएगी, अल्फा पीटोप्रोटीन की, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉइल की, HCG हार्मोन की और इनहिबिन ए की, ना कि इनहिबिन बी की। एक होता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, कौन सा, ट्रिपल मार्कर टेस्ट। ट्रिपल मार्कर टेस्ट में अल्फा पीटोप्रोटीन, HCG और एस्ट्रॉइल है जो चेक किया जाएगा। हाई अल्फा पीटोप्रोटीन है तो NTD डेवलप है, एंसेफेली है, लो FP है मतलब बच्चे को जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो हो सकती हैं। फिर डबल मार्कर टेस्ट में बीटा HCG और पेपर टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है। डबल, ट्रिपल और क्वाड्रिपल, इन तीन में से एक ना एक आपको यदि एग्जाम में आता है तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पेपा में बीटा HCG और पेपा चेक किया जाएगा। तो जो ट्रिपल मार्कर टेस्ट है इसमें 15वें और 18वें वीक के बीच में इसको किया जाता है। इसमें अल्फा पीटोप्रोटीन, एस्ट्रॉइल और HCG चेक है जो किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज इज द मोस्ट हाईली कंटेजियस।
सबसे ज़्यादा कौन सी कंटेजियस डिसीज है इनमें से? सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। पेरीनेटल इन्फेक्शन इनमें से कौन सा है जो कि है तो सभी, लेकिन कोई एक ऐसा है जो बहुत फास्ट तरीके से बच्चे को हो सकता है, तो वो HSB। कौन सा? HSB, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। जो सबसे ज़्यादा पेरीनेटल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, निसीरिया, गोनेरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई के। लेकिन यहाँ पर एज एन ऑप्शन की हम बात करें तो सबसे कॉमन जो होने का चांसेस होगा, ट्रांसमिट होगा, हाईली कंटेजियस होगा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम किससे होगा? निसीरिया, गोनोरिया से, साइटोमेगालोवायरस से, हर्पीस वायरस से कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम, जिसको हम न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस भी कह सकते हैं, डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे में जो आई इन्फेक्शन होगा जो कि फर्स्ट 30 डेज ऑफ लाइफ में हो सकता है, जिसको हम न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस कह सकते हैं, फिर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम कह सकते हैं। इसका जो मेन कॉज होगा वो होगा निसीरिया गोनोरिया। क्या होगा? निसीरिया गोनोरिया। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पर जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो निसीरिया गोनोरिया। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी को जॉइंटिस होता है तो आप फोटोथेरेपी यूज़ करके उसका जो बढ़ा हुआ बिलिरुबिन लेवल है उसको कम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ड्रग कौन सी यूज़ की जाएगी? फिनोबार्बिटॉन, डाइज़ेपाम, बीटामेथासोन या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट। यहाँ पर ये सभी मेडिसिन के नाम आपको टिप ऑफ टंग याद है, पहले से आपने कई बार पढ़े हुए हैं। लेकिन जॉइंटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछिए न्यूबॉर्न बेबी में तो वो कौन सी होगी? वो मेडिसिन होगी फिनोबार्बिटॉन। क्या है? फिनोबार्बिटॉन। इट्स एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लूकोसाइरल ट्रांसफरेज। तो जो जॉइंटिस होता है न्यूबॉर्न में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्यों होता है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट तरीके से होता है इसलिए। तो यहाँ पर जो फिनोबार्बिटॉन है लिवर पे क्या करेगी? एक्ट करेगी ताकि ग्लूकोसाइरल ट्रांसफरेज एंजाइम को रिलीज किया जाए। और ये एंजाइम क्या करेगा? आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा बिलिरुबिन लेवल है उसको बाइल के थ्रू है जो बाहर निकालने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है जॉइंटिस के लिए न्यूबॉर्न में होगी फिनोबार्बिटॉन। आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी शोन इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे इस पिक्चर में एक डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। ये कौन सी डिफॉर्मिटी है? स्वान नेक डिफॉर्मिटी, पैलेट फिंगर, ट्रिगर फिंगर या फिर बॉटन रेयर डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, दो तरीके की डिफॉर्मिटी होती है। एक होती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, उसमें भी आपको इसी तरीके से फिंगर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये जो इमेज में दिख रही है कौन सी डिफॉर्मिटी है? तो ये कहलाएगी आपकी बॉटोनियर डिफॉर्मिटी। कौन सी? बॉटोनियर डिफॉर्मिटी। इस डिफॉर्मिटी में क्या होगा कि जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो हाइपर एक्सटेंडेड सिचुएशन में रह जाएगा, जिसके जो कि जनरली किसी भी ट्रॉमा के कारण होगा, जहाँ पर जो PIP क्या है? PIP हम जिसको कह रहे हैं, जो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो यहाँ पर जॉइंट्स हैं, यहाँ पर क्या होगा? हाइपर एक्सटेंशन होगा, जिसके कारण फिंगर ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी और ये कहलाएगी बॉटोनियर्स डिफॉर्मिटी। कौन सी? बॉटोनियर्स डिफॉर्मिटी, जिसमें प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है जो हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, दोनों क्या होंगे? हाइपर एक्सटेंड रहेंगे, जिसके कारण ये चीज़ है जो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो एक और इमेज है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। जो बॉटोनियर डिफॉर्मिटी में एक ही फिंगर ऐसी होगी, एक ही फिंगर है जो हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। लेकिन स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होगा? फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, डाउन साइड चली जाएगी फिंगर, जो कि एक्सटेंशन के कारण होगा, मिडिल जॉइंट में एक्सटेंशन के कारण, और बेंड करेंगे तो फ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर दो डिफॉर्मिटी हैं एग्जाम में आ सकती हैं। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में आपकी दो फिंगर हैं जो डाउन साइड को रहेंगी, लेकिन बॉटोनियर डिफॉर्मिटी में ऊपर की तरफ जाके नीचे को झुकी हुई रहेंगी। इसीलिए दो इमेज ऐड की गई हैं और एक ही इमेज में दो चीज़ें भी बताई गई हैं। तो यहाँ पर या तो आपको, यदि इनमें से क्वेश्चन आता है तो दिमाग में आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए यहाँ पर तीन जॉइंट्स हैं,
ये 3 जॉइंट्स हैं, तो 3 जॉइंट्स में से सेंटर वाला जॉइंट है बॉटनी या डिफॉर्मिटी में डिस्टर्ब होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट वाला जॉइंट है वो स्वान नेक डिफॉर्मिटी में डिस्टर्ब रहेगा। इन जॉइंट्स के जो डिफॉर्मिटी है इसके कारण आपको इजीली याद हो जाएगा। तो बॉटनियर्स में आपकी एक ही फिंगर में, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेंटर पार्ट वाला जॉइंट है वो डिस्टर्ब होगा फिंगर का, लेकिन स्वान नेक डिफॉर्मिटी में आपका जो सेंटर के और आगे जाके जॉइंट, सेकंड नंबर का जॉइंट, वो डिस्टर्ब रहेगा। ट्रिगर्स फिंगर इस तरीके से रहेंगी। ट्रिगर फिंगर आप कभी कभी देखते होंगे कि आपको कुछ इस तरीके से इंजरी वगैरह होती है तो आपकी जो फिंगर्स हैं ऐसे जकड़ी हुई रह जाएगी, हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्रिगर फिंगर। अ कंडीशन इन विच अ फिंगर गेट्स स्टक इन अ बेंट पोजिशन एंड देन स्नैप्स स्ट्रेट, जो बीच का जो सेंटर जॉइंट है वहाँ से डिस्टर्ब होगी, देन आफ्टर स्ट्रेट हो जाएगी। मैलेट फिंगर में इंजरी होगी किसी टेंडन के कारण, क्या है, फिंगर्स और थंब में कुछ टेंडन के यहाँ पे इंजरी होगी, और स्पेशली इसको बेसबॉल फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। किसके कारण, बेसबॉल फिंगर के नाम से भी इसको जाना जाएगा। तो यहाँ पर ये रही आपकी मैलेट फिंगर। चारों तरीके की डिफॉर्मिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। मैलेट हो गया आपका, स्वान नेक हो गया, ट्रिगर फिंगर हो गया। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होगा, 12 to 21 mm ऑफ Hg, 5 to 10 mm ऑफ Hg, 23 to 30 mm ऑफ Hg, या फिर 7 to 10 mm ऑफ Hg। जो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो होता है 12 से 21 mm ऑफ Hg, कितना, 12 to 21 mm ऑफ Hg। यदि लेकिन यही जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है तब आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ये बढ़ता किस केस में, जनरली ग्लूकोमा के केस में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 15 से 21 mm ऑफ Hg तक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन का कॉज क्या होगा, पैरामिक्स वायरस, क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स, या फिर बोथ, या फिर HPV। तो गैस गैंग्रीन का जो कॉज होगा वो होगा एक बैक्टीरिया जो कि क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स रहेगा। कौन सा, क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स, जो कि जो पैर सड़ाने का काम आप या फिर कह सकते हैं, फिर गैस गैंग्रीन का काम इस तरीके से नेक्रोसिस डेवलप करेगा। ये क्या है, एक क्लोरिस्ट्रियम परफ्रिंग्स नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज वेल फ्लैक्स टेस्ट इज डन टू डायग्नोस। तो वेल फ्लैक्स टेस्ट किसको डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं, टाइफाइड फीवर के लिए, टाइफस फीवर के लिए, डेंगू के लिए, कि ऑल ऑफ दी अबव के लिए। तो जो वेल फ्लैक्स टेस्ट है किया जाता है टाइफस फीवर को डायग्नोस करने के लिए, किसको, टाइफस फीवर को डायग्नोस करने के लिए, जो कि एक नॉन स्पेसिफिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है। और यहाँ पर एक किया जाता है टाइफस को डायग्नोस करने के लिए, जो कि लूज बॉर्न टाइफस के कारण होगा, रिक्टीसिया, क्या है, बैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहेंगे, रिक्टीसिया बैक्टीरिया, जिसके कारण टाइफस फीवर हो। टाइफाइड अलग है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, लेकिन टाइफस फीवर होगा रिक्टीसिया से, किससे, रिक्टीसिया से। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुलेट शेप्ड वायरस। तो इनमें से कौन सा है जिस वायरस का शेप बुलेट शेप रहेगा, हर्पीज जूस्टर, मीजल्स वायरस, रेबीज वायरस, या फिर HIV वायरस। कौन सा वायरस है जो कि बुलेट शेप वायरस कहलाएगा, तो वो होगा यहाँ पर आपका रेबीज वायरस। कौन सा, रेबीज वायरस। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज लाइमी डिसीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स थ्रू। तो लाइमी डिसीज ह्यूमन बीइंग में कैसे होंगी, टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, हैविंग सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ह्यूमन्स में जो लाइमी डिसीज है कैसे ट्रांसमिट होके आपको आएगी,
लाइमी डिसीज आपकी बॉडी में कैसे एंटर करेगी, यहाँ पर आप लोग आंसर कीजिए। दी अबव क्या होगा, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि लाइमी डिसीज है जो ना तो छींकने से होगी किसी पर्सन के पास, अभी तक ऐसे कोई भी केस नहीं मिले हैं कि किसिंग करने से हो या फिर सेक्स करने से हो। तो यहाँ पर लाइमी डिसीज फैलता कैसे है, जो कि टिक होस्ट कहाँ पे रहते हैं, डियर्स की बॉडी पर, किस पे, डियर्स पे। टिक लार्वा और जो लिम्फ वगैरह हैं कहाँ पे रहेंगे, लाइमी डिसीज़ के जो बैक्टीरिया हैं वो कहाँ पे रहेंगे, घास में। यदि इस घास को गिलहरी ने खाया या फिर डियर ने खाया तो इनकी बॉडी में जब टिक्स जाएंगे और टिक जब आपको वाइट करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपके अंदर एंट्री करेंगे। लाइमी डिसीज़ है जो जब ये टिक डायरेक्ट आपको वाइट करेंगे तब आपकी डिसीज़ में जाएंगे, ना कि किसी के इन्फेक्टेड छींकने, खांसने या फिर वाइट करने के कारण। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज पढ़े भारत कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। पढ़े भारत कैंपेन को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। किस टाइम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 10 अप्रैल 2022 को पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया था। इसके तहत 100 दिन तक रीडिंग कैंपेन चलाया गया था, पढ़े भारत कैंपेन, जो कि 100 दिन के लिए चला था। रीडिंग कैंपेन था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाया था। तो यहाँ पर पढ़े भारत कैंपेन कब लाया गया था, 10 अप्रैल 2022 को। 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक ये कैंपेन चला था, मतलब कि 100 दिन के लिए। कब तक के लिए, 100 दिन के लिए। नेक्स्ट वन इज आयरन इज ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट एंटायरली इन। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, इलियम में, ड्यूडेनम में, स्टमक की जेजुनम में। एक आता है आयरन का एब्जॉर्प्शन किस ऑर्गन में होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में आयरन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो वो होता है यहाँ पर ड्यूडेनम में। कहाँ पे, ड्यूडेनम में। आयरन आपकी बॉडी में कम है या ज़्यादा, तो सीरम फेरेटिन टेस्ट करके जो डायग्नोस किया जाता है कि आपकी बॉडी कितना आयरन एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं। तो आयरन की डेफिशिएंसी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, सीरम फेरेटिन टेस्ट। अब यहाँ पर आयरन का एब्जॉर्प्शन मोस्टली होता है कहाँ पे, ड्यूडेनम में, छोटी आंत का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें। नेक्स्ट वन इज वाइट सेल्स आर सीन इन। तो वाइट सेल्स कहाँ देखने को मिलेंगे, इम्यून हीमोडायलिसिस में, G6PD डेफिशिएंसी में, मलेरिया में, कि नन ऑफ द अबव में। तो वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी G6PD डेफिशिएंसी में, किस पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी होती है यदि, तब G6PD डेफिशिएंसी में वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी। कौन सी, वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी, हेंस बॉडीज और वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी। What should the nurse do first when a male client is having tonic-clonic seizures? तो यदि किसी मेल क्लाइंट को tonic-clonic seizures आते हैं तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, restrain the client's legs and arms, elevate the head of the bed, place the tongue blade in the client's mouth, or take measures to prevent injury। कभी भी सीजर्स, चाहे टॉनिक-क्लॉनिक हो, फेब्राइल सीजर्स हो या फिर किसी भी तरीके के सीजर्स आते हैं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होती है पर्सन को इंजरी से बचाना। ऐसे केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेक मेजर्स टू प्रिवेंट द इंजरी। क्या है, टेक मेजर्स टू प्रिवेंट द इंजरी, पर्सन को भी इंजरी होने से बचाना है आपको। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगी सीजर्स वाले मरीज में कि पर्सन को आपको क्या करना है, ना तो बांधना है, ना ही हेड को बेड एलिवेट करना है, ना ही टंग ब्लेड रखना है क्लाइंट के माउथ में। ऐसे केस में आपको पर्सन को इंजरी से बचाना है, जो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। सो इज द राइट आंसर इज टेक मेजर्स टू प्रिवेंट द इंजरी। नेक्स्ट इज द टर्म फ्लैगमेसिया एल्बाडोनेल्स रिफर्स टू। फ्लैगमेसिया एल्बाडोनेल्स का मतलब क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोस वेन, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस।
फ्लैगमेजिया एल्बाडोलेंस क्या है? फ्लैगमेजिया एल्बाडोलेंस का मतलब यहाँ पे होगा आपका रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो कि पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन है, आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन है। और ये डेवलप कब होता है? यदि जब आपने आपकी बॉडी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं उसको क्या कर रही हैं, यदि आपने खाई तब भी कुछ असर नहीं हो रहा है, उसके उस पर बेअसर होती है वो दवाई, तो यहाँ पे उसको क्या कहा जाएगा? रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट सप्रेस द ओव्यूलेशन इज। तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो सप्रेशन को ओव्यूलेशन को जो एग रिलीज होने वाली प्रोसेस होती है उसको सप्रेस करेगी? कॉन्डोम, कॉपर टी, ट्यूबेक्टोमी या फिर माला एन। जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि ओव्यूलेशन को सप्रेस करने का काम करेगी वो होगी माला एन। कौन सी? माला एन, जो कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि दो हार्मोन से मिलके बनी होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से, जो कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने का काम करेगी। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पे ना एग रिलीज होगा ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस जो माला एन है या फिर माला डी, इसमें टोटल 28 पिल्स होती हैं, जिसमें 21 हार्मोनल पिल्स होती हैं और बाकी जो रिमेनिंग 7 पिल्स होती हैं एक कौन सी होती हैं? आयरन की टैबलेट होंगी जो कि फेरस फ्यूमरेट फॉर्म में रहेगी। जब पीरियड्स खत्म होते हैं तो 28 दिन की साइकिल को कंसीडर किया जाता है। जब पीरियड्स खत्म होते हैं उसी के 5वें दिन से आपको ये टैबलेट लेना स्टार्ट करनी है 21 डेज तक। देन आफ्टर आपको रिमेनिंग 7 डेज है जो यहाँ पे आयरन की टैबलेट लेना है, जो कि 7 दिन आपको कंटिन्यू। पॉलिशिंग ऑफ राइस रिजल्ट इन लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। यदि चावलों पर पॉलिश कर दिया जाए तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो लॉस हो जाएगा? ऑप्शन में नियासिन, विटामिन ए, थायामिन या फिर राइबोफ्लेविन। तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो लॉस हो जाएगा यदि आप चावल पर पॉलिशिंग कर देते हैं? तो जो न्यूट्रिएंट्स लॉस होगा वो कहलाएगा थायामिन। क्या होगा? थायामिन। या तो चावल को आप क्या करें? बहुत ज़्यादा वॉश करें। क्या करें? बहुत ज़्यादा वॉश करें, या फिर पॉलिश, स्पेशली पॉलिशिंग, जो चावल बहुत ज़्यादा शाइनी रहेंगे, जो धान से चावल निकलते हैं उनकी चमक बढ़ाने के लिए या फिर उनको बहुत अच्छा दिखने के लिए जो पॉलिशिंग की जाएगी उसके कारण कौन सा न्यूट्रिएंट्स लॉस होगा? तो होगा विटामिन, होगा थायामिन। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो कौन से केस में ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी? ऑप्शन में है यहाँ पर हेपेटाइटिस सी, टीबी, लेप्रोसी या फिर टाइफॉइड। कौन से केस में है जो ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी? यहाँ पे आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। तो टीबी में ब्रेस्ट फीड करा सकते, लेप्रोसी में करा सकते, टाइफॉइड में करा सकते, लेकिन यदि किसी पर्सन को हेपेटाइटिस सी है तो ब्रेस्ट फीड अपने बच्चे को नहीं करा सकती। इन केस मान लीजिए क्रैक्ड निपल रहे या फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लड भी आ सकता है, तो उसके कारण भी हेपेटाइटिस सी वायरस बच्चे के अंदर जा सकता है। तो यहाँ पर मतलब कुछ रेयर चांस है, ना के बराबर लेकिन है, 5% से भी कम रिस्क रहेगा, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेट कर दिया जाता है यदि पर्सन को हेपेटाइटिस सी है और वो अपने बच्चे को फीड कराती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हेपेटाइटिस सी। आपके यहाँ पर जो ब्रेस्ट फीडिंग की बात की जा रही है, कॉन्ट्रा इंडिकेट और इंडिकेशन की बात की जा रहा है, यदि तो ब्रेस्ट फीडिंग से आपको क्वेश्चन है तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करने से बच्चे का फुल स्टमक हुआ है या नहीं, कितनी बार सूसू जाएगा, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर एग्जाम में आती हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग गुड अटैचमेंट साइन आते हैं। तो यहाँ पर सेफ कब तक है? जब तक क्रैक निपल नहीं है, ब्लीडिंग नहीं हो रही तब तक। लेकिन इन केस आपके ब्रेस्ट में क्रैक है या फिर निपल्स के यहाँ पे कुछ ब्लीडिंग हो रही है तो उसके कारण कुछ रेयर चांसेस रहेंगे हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिट होने के। नेक्स्ट वन इज HIV वायरस बिलोंग्स टू। तो जो HIV वायरस है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? एडिनो वायरस, फ्लेवी वायरस, रेट्रो वायरस या फिर नन ऑफ द अबव। तो HIV वायरस कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? HIV वायरस बिलोंग करता है रेट्रो वायरस फैमिली से। कौन सी? रेट्रो वायरस फैमिली, जो कि एक RNA वायरस है और जो भी जीनोम में उनकी कॉपी करता है। क्या है? कॉपी करेगा। तो यहाँ पर सेम एज होता है HIV में, पर्सन की जो बॉडी है
उसमें उसकी खुद की जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको क्या लगेगा कि ये कॉमन है, लेकिन उसकी कॉपी करेगा, जैसे कोविड में हो रहा था। यहाँ पर HIV को इस फैमिली से बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस से। एडिनो वायरस से जो फीवर के लिए, सोर थ्रोट के लिए, जो UTI के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो होंगे। और फ्लेविब्रेडा जो जीका वायरस, येलो फीवर, एंसेफेलाइटिस वाले हो गए, वो वाले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन, ब्रेन इज स्टोर्ड इन विच प्रिजर्वेटिव फॉर ऑटोप्सी स्टडी। तो आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि ब्रेन को स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन वो कौन से घोल में स्टोर करके रखे जाएंगे ताकि वो ख़राब ना हो, ऑटोप्सी के लिए यूज़ किए जाएंगे। एक होता है ऑटोप्सी और दूसरा होता है यहाँ पर, तो ऑटोप्सी जो की जाएगी जब, तो ऑटोप्सी में यहाँ पर आपको कुछ सीखने के लिए ही यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑर्गन डोनेट कर देते हैं हॉस्पिटल में कि स्टूडेंट की स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के लिए जो ब्रेन है किस केमिकल में स्टोर किया जाएगा, तो ये स्टोर होगा 10% फॉर्मेलिन में। किसमें? 10% फॉर्मेलिन में। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट द रियोमेटिक फीवर। कौन सी ड्रग यूज़ की जाएगी एज ए कीमोप्रोफाइलैक्सिस रियोमेटिक फीवर को ट्रीट करने के लिए? पेनिसिलिन भी, प्रोकाइन पेनिसिलिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन। कौन सी पेनिसिलिन यूज़ की जाएगी रियोमेटिक फीवर के लिए एज ए क्रोमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर, कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर? तो रियोमेटिक फीवर के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी पेनिसिलिन की, वो होगी बेंजाथिन पेनिसिलिन। बेंजाथिन पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी एक जो ऐसी एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप थ्रोट, यदि किसी को बार बार फेरेंजाइटिस होता है तब भी, थ्रोट या फिर थ्रोट इन्फेक्शन होता है तब यहाँ पर रियोमेटिक फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेप थ्रोट और डिप्थीरिया या फिर सिफिलिस होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए बेंजाथिन पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी है जो यूज़ की जाती है, और ये जनरली इंट्रामस्कुलर फॉर्म में इंजेक्शन इसका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन अभी झारखंड में आया था CHO में। द टैक्सोनॉमी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड इन 1956 बाय। तो 1956 में टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट किए थे, किसने किए थे? B स्किनर ने, मैक्स वेबर, बेंजामिन एस ब्लूम या फिर सॉक्रेट्स ने। तो किसने यहाँ पर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर M दिए थे 1956 में? B स्किनर थे वो कि बेंजामिन एस ब्लूम थे? क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं। तो जिन्होंने यहाँ पर 1956 में टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट दिए थे वो कौन थे? वो थे बेंजामिन एस ब्लूम। अकॉर्डिंग टू इनके जो ऑब्जेक्ट थे एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, वो कितने थे? 6। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। कितने थे? टोटल 6 थे। फर्स्ट वन इज नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस, पांचवा सिंथेसिस, लास्ट वन इज द इवैल्यूएशन। तो अकॉर्डिंग टू दैट बेंजामिन एस ब्लूम है, इन्होंने 1956 में जो ऑब्जेक्ट दिए थे टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन को लेके, कितने थे? टोटल 6 लेवल पर। नेक्स्ट वन, द डिस्कवरी दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज मेड बाय। सीधा सा क्वेश्चन है, पहली एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिसर या फिर नन ऑफ द अबव। पहली एंटीबायोटिक की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट वन इज, कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल सोर थ्रोट इज। तो बैक्टीरियल सोर थ्रोट का कॉमन रीजन क्या है? माइकोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, कॉर्नी बैक्टीरिया या फिर बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। तो जो कॉमन कॉज है बैक्टीरियल सोर थ्रोट का वो क्या है? वो है यहाँ पर बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। यदि किसी को बार बार फेरेंजाइटिस होता है, सोर थ्रोट होता है, तो उसके कारण पर्सन को रियोमेटिक हार्ट डिसीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बैक्टीरियल सोर थ्रोट का जो कॉमन रीजन है वो क्या है? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। कॉलम पैच इज डायग्नोस्टिक ऑफ। तो MC कॉलम पैच किसमें देखने को मिलेंगे? रियोमेटिक अर्थराइटिस में, पैंक्रियाटिक इन्फेक्शन, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट या फिर ब्लंट ट्रॉमा। किसमें MC कॉलम पैच देखने को मिलेंगे? तो MC कॉलम पैच है जो डायग्नोस्टिक फीचर है, ये देखने को मिलेंगे किसमें? रियोमेटिक अर्थराइटिस में। किसमें? रियोमेटिक अर्थराइटिस में।
यहाँ पर एमसी कॉलम जो पैच है एक तरीके की एंडोकार्डियम जो हार्ट की जो लेयर है यहाँ पर, जो एक तरीके से हमें कहेंगे कि क्लॉट टाइप से प्लग का फॉर्मेशन करेंगे, वो है यहाँ पर जो आपका लेफ्ट एट्रियम है और जो हार्ट की कवरिंग है वहाँ पर पैच का फॉर्मेशन करेंगे, क्या कहलाएंगे, मैक कॉलम पैच। और ये देखने को मिलते हैं किसमें, रूमेटिक फीवर वाले मरीज में। तो एमसी कॉलम पैच डायग्नोस्टिक फीचर किसका हो जाएंगे, रूमेटिक अर्थराइटिस का। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच नर्सिंग थ्योरिस्ट इज नोन फॉर हर थ्योरी ऑफ द 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जो 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो थ्योरिस्ट कौन थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वर्जीनिया हेंडरसन, जीन वॉटसन या फिर डोरोथी ऑरम सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। तो चारों में से किसी न किसी का नाम तो एग्जाम में आ ही जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स, 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स किसने बताई थी वर्जीनिया हेंडरसन ने। इनके अकॉर्डिंग ब्रीथ नॉर्मली, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, मूव एंड मेंटेन डिजायरेबल पोस्चर एंड स्लीप एंड रेस्ट, select suitable cloth, dress and undress, maintain body temperature within a normal range by adjusting clothing। तो यहाँ पर इनने टोटल 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स के बारे में बात की थी, वो कौन थे, वर्जीनिया हेंडरसन। एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अर्ली साइन ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, तो यदि लंग्स में कैंसर होता है तो अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा, हेमोप्टाइसिस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, चेस्ट इन ड्रॉइंग या फिर परसिस्टेंट ऑफ कप। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।